हेलो फ्रेंड्स, करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी दिवस के ऊपर में और हिंदी पखवाड़े के ऊपर में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 14 सितंबर से हर वर्ष हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। आज से आरंभ हो गया है और आप मेरे साथ में देख सकते हैं, बाजू की फ्रेम में है निवेदिता बैनर्जी जी। ये निवेदिता जी जो है ये खन भारती की एडिटर रही हैं। सीसीएल जो कोल इंडिया की सब्सिडरी है उसकी वो हिंदी राजभाषा अधिकारी रही हैं। कोल इंडिया में काफी वर्षों तक काम किया है, हिंदी विभाग की वो अध्यक्ष रही हैं काफी सालों तक, और काफी सारे हिंदी पखवाड़े जो हैं इन्होंने मनाए हैं, देखे हैं, उनका आयोजन किया है। तो इनसे बेहतर मुझे कोई और दिखा नहीं कि जिसको मैं लेके आ सकूं जो इस विषय के ऊपर में बात कर सके। आपका बहुत बहुत स्वागत है निवेदिता जी। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि हिंदी पखवाड़ा जो है इसका क्या सिग्निफिकेंस है आज की डेट में। मतलब हिंदी पखवाड़ा हम लोग मनाते भी क्यों हैं, और खास तौर पे मैंने देखा कि ये जो सरकारी जो विभाग हैं वहीं पे हिंदी पखवाड़ा जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चूंकि आप एक कवित्री भी हैं, आपने काफी सारी किताबें ट्रांसलेट भी की हैं, पीएचडी हैं आप हिंदी में, डॉक्टरेट हैं, हिंदी टू बंगाली, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू बंगाली, काफी सारे ट्रांसलेशन का वर्क भी आपने किया है। तो आपसे बेहतर मुझे कोई और मिला नहीं जिससे मैं ये समझ सकूं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है, कि हिंदी पखवाड़े का क्या महत्व है। समझाइए आप जरा। नमस्कार। पहले तो धन्यवाद दे दूं मुझे बुलाने के लिए। हिंदी पखवाड़ा ये शायद मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, 1950 में हिंदी के लिए कुछ संविधान में अलग अलग अनुच्छेद, अलग अलग धाराएं बनाई गई हिंदी के ऊपर। चूंकि हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी लिख पढ़ सकते हैं, तो हिंदी के लिए अलग से एक बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है हमारे में कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। राजभाषा मतलब सरकारी कामकाज के लिए उपयोग में आने वाली भाषा। अब आप किसी को इसीलिए ये मनाया कहाँ जाता है, ये पब्लिक सेक्टर्स में मनाया जाता है, गवर्नमेंट ऑफिसेस में मनाया जाता है। आप दूसरी कंपनीज जो सरकार के अधीन नहीं है वहां पर आप हिंदी पखवाड़ा का इस तरह, मतलब एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाना ये नहीं देख पाएंगे। अच्छा, इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे पूरे भारतवर्ष को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक क क्षेत्र जहां सब हिंदी भाषी, एक ख क्षेत्र जहां पर हिंदी और एक वहां की कोई रीजनल लैंग्वेज, वहां के राज्य की कोई भाषा वो चलती है, और एक ग क्षेत्र जिसमें दक्षिण के चारों प्रदेश आते हैं। अब ये क ख ग क्षेत्र में सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो ये है कि क क्षेत्र में आप हिंदी में ही पत्रालाप करेंगे। ग क्षेत्र ख क्षेत्र में आप उस क्षेत्र की राज्य की भाषा और हिंदी, और अगर जरूरत पड़े तो अंग्रेजी, तीन, एक ही पत्र के 3 रूप। और ग क्षेत्र के लिए अंग्रेजी और वहां की राज्य भाषा, ये नियम बनाए गए थे। जो आप अधिकतर, जैसे रेलवे स्टेशन में भी आपको दिखता है, ऊपर ऊपर लिखा हुआ होता है हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, फिर वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें लिखा रहता है। तो ये पखवाड़ा मनाने का उद्देश्य यही था कि हम इस तरीके से सरकारी कामकाज में हिंदी को प्रोत्साहित करें। हम जो भी लिखें, जो भी पत्र लिखें या कुछ बनाएं, कोई विषय पर कुछ लेखन का कार्य करें, वो हमेशा द्विभाषीय होना चाहिए, सिर्फ अंग्रेजी में नहीं होना।
द्विभाषीय होना चाहिए। अब जहां तक मैं सीसीएल में रही हूँ, तो चूंकि वो का क्षेत्र में आता है, वहां की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो हम वहां पर पखवाड़े में हिंदी में काम करने के लोगों को उत्साहित करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ एक परंपरा चली आ रही है, आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से, कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो बेवकूफ है। और हिंदी अगर आती है, तो जैसे ये जो कहते हैं ना, ह्यूमिलिएशन, इस प्रकार की चीजें मैं बहुत सारी भुगत चुकी हूँ। क्योंकि चूंकि मैं हिंदी की अधिकारी थी, तो लोग सोचते थे मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे सिर्फ हिंदी ही आती है। तो वो हिंदी को थोड़ा निम्न स्तर में रखते थे और अंग्रेजी को ऊपर, चाहे वो अंग्रेजी बोल सकें या ना बोल सकें, उससे कुछ नहीं जाता। मतलब 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अंग्रेजी लिटरेचर नहीं पढ़ा, जिनको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं, मगर वो अपने आप को अंग्रेज ना समझते थे ना। तो उनको ये समझाना कि अगर आप, सिंपल सी एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, आपने एक अपने पियोन को मेमो दिया, मतलब एक पत्र दिया कि आपको, आपने गलत बोल के इतने दिन छुट्टी ली, आपको इतने दिन के लिए बर्खास्त किया जाए, और आप ये अंग्रेजी में देंगे, तो वो आदमी पढ़ेगा कैसे? वो उसको लेके इधर जाएगा उधर जाएगा, इससे पूछेगा उससे पूछेगा। आप उसको डायरेक्ट हिंदी में दीजिए, कम से कम वो चौथी पांचवी तो पढ़ा ही होगा, तभी उसका वहां पर उसकी भर्ती हुई होगी, तो वो हिंदी में देंगे तो समझ जाए। तो ये चीज समझाने के लिए हम लोग हिंदी पखवाड़ा, और साथ ही साथ अलग अलग कई प्रतियोगिताएं करते थे। मूर्धन्य जो कवि या लेखक हैं हिंदी के, उनको सम्मानित किया जाता था। ये सब हिंदी पखवाड़े में हुआ करता था। इसलिए हिंदी पखवाड़ा 14, आज के डेट से, मतलब 14 सितंबर से लेके 30 तक हम लोग करते थे। फिर 30 के बाद जो भी पुरस्कार वितरण समारोह और ये वो होता रहा। जी। आपको ऐसा लगता है क्या कि हिंदी जो है आज की डेट में इस देश में कहीं बहुत ही पिछड़ गई है, और मतलब हिंदी की ये जो दुर्दशा, आपको लगता है कि हिंदी पहली बार दुर्दशा वाली स्थिति में, और यदि है, जैसे कि आपने कहा कि निम्न माना जाता है लोगों को जो सिर्फ हिंदी जानते हैं, और एक ऐसा इमेज क्रिएशन किया जाता है कि भाई इसको अंग्रेजी नहीं आती है तो जरूर बेवकूफ रहा होगा। ये देखिए, मैं खुद 23 साल अंग्रेजी पत्रकारिता में रहा हूं और बड़ी बड़ी मैगजीन और न्यूज़पेपर्स इंग्लिश के मैंने काम किए हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं से भी इंग्लिश के पत्रकार जो हैं वो हिंदी के पत्रकारों से कोई बहुत 10 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट ऐसा नहीं है। ये बहुत ही बड़ी मिथ्या है। और अंग्रेजी में 23 साल बिताने के बाद में मैं खुद क्यों आज की डेट में हिंदी का यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूं, इसका कारण ये है कि ये चीज मीडिया में भी एक भ्रांति है कि जो हिंदी के जो दर्शक है वो महामूर्ख हैं, वो भूत और नर पिशाच इन सब में विश्वास रखते हैं, तंत्र मंत्र में, तो इनको कुछ भी फालतू के कार्यक्रम दिखाओ। इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम जो है वो सिर्फ अंग्रेजी दर्शक देखते हैं, हिंदी नहीं देखते। हिंदी वाले दर्शकों के बारे में, हिंदी भाषी लोगों के बारे में एक अवधारणा है कि ये लोग जो हैं ये सब क्रिया कलाप जो है कर्मकांडी लोग हैं, और ये लोग इंटेलेक्चुअल तत्व में विश्वास नहीं रखते हैं। बहुत सारे मुझे लोगों ने ये कंप्लेन भी किया कि साहब हिंदी में कोई ढंग के इंटेलेक्चुअल चैनल्स है ही नहीं, तो हम कहाँ जाएं कहाँ देखें, हर जगह सनसनीखेज न्यूज दिखाई जाती है। तभी मैंने मन बना लिया था कि मैं अब इंग्लिश को छोड़ के हिंदी में ही शुरू करता हूं पत्रकारिता, और ये चैनल का उद्गम हुआ, शुरुआत हुआ। क्या आपको भी ऐसे अनुभव आए हैं? आपको भी ऐसा लग रहा है कि हिंदी की दुर्दशा है, हिंदी में हिंदी के जो दर्शक है इनको क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी लिटरेचर ये आज की डेट में सर्व नहीं किया जाता है? क्या आपकी इसके बारे में विचार? जी, इसमें अगर मैं सही कहूं, जो आपने बिल्कुल बहुत बहुत ही एकदम कहना चाहिए सटीक प्रश्न पूछा है।
सटीक प्रश्न इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आज हिंदी की दुर्दशा अगर बोले तो एक तरह से आप देखिए, भारतवर्ष या भारत के बाहर भी पूरा एशिया अगर आप लें, यहां तक यूरोप, अमेरिका, हिंदी समझने वाले, बोलने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। भारतवर्ष में तो है ही नहीं। आप साउथ में भी चले जाइए, बिल्कुल समझते हैं, भले ही प्रिटेंड करेंगे कि हमको नहीं समझता है, मगर उनको हिंदी समझती, शाहरुख खान को देखने के लिए तो चले जाते हैं, पिक्चर देखने के लिए तो जाते हैं, तो क्या समझते हैं? सब टाइटल तो अभी आने लगे, पहले तो नहीं आते। ठीक है ना? मेरा कहना ये है, मेरा मानना भी है, जो आपने अपना चैनल हिंदी में चालू किया, ये बहुत ही अच्छा, एक बहुत सटीक कदम है। क्योंकि हिंदी भाषियों के लिए जो चैनल आते थे या जो दिखाए जाते थे, ये सोचा जाता था कि इंटेलेक्चुअल की बुद्धिमत्ता आपकी कमी है, उनमें बुद्धिमत्ता है ही नहीं, उनको जो भी दिखाओ वो उसी को समझ लेंगे, बाकी इसके आगे का नहीं दिखाना है। तो मेरा जहां तक सवाल, मतलब आपका जो सवाल है, एक मिनट है, मैं इसको स्विच ऑफ करती हूँ। सॉरी, सॉरी। आपका जो सवाल है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग की YouTube में भी आजकल इतने अच्छे हिंदी के कार्यक्रम आते हैं, स्पेशली चैनल जो आते हैं। कुछ मैं आपका चैनल रेगुलर देखती हूँ, नियमित रूप से देखती हूँ, और 4 PM देखती हूँ। मैं कुछ कुछ ऐसे सिलेक्टेड, मतलब जो मेरे चयनित हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उन्हीं को देखती हूँ। बाकी तो बहुत कुछ आते हैं, उसमें भी काफी कुछ बकवास आता है, ये आता है, वो मैं नहीं देखती। मगर इससे एक चीज जरूर बढ़ी है कि लोग अपनी मातृभाषा में कुछ समझ पा रहे हैं। पहले क्या होता था, आप अंग्रेजी में देखिए, उसका 1%, 2% लोगों को समझ में आता था, बाकी वो एक अंदाजा लगा लेते थे, हाँ ऐसा है, ऐसा ही हो। मगर जब आप हिंदी में स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं किसी चीज को, तो वो सीधे दिमाग में जाएगा, और कोई भी आदमी बुद्धि विहीन नहीं होता, उसकी बुद्धि को खंगालना पड़ता है। वो अपनी बुद्धि को थोड़ा बहुत खंगालेगा, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि सामने वाला क्या बोलना चाहता। तो ये बहुत, और दुर्दशा की जहां तक बात है, मुझे याद है शिवमंगल सिंह सुमन जी की एक पंक्ति में बोलना चाहूंगी, हिंदी है भारत की बोली, अपने आप पनपने दो। ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और जब भी मैं कहीं मतलब संचालन करती थी, तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि हिंदी है भारत की बोली, आप इसको रोक नहीं सकते। कहीं ना कहीं से ये अपना रास्ता, ये बहती धारा की तरह है, जो कहीं ना कहीं से पत्थरों को तोड़ती हुई, पहाड़ों को भेदती हुई अपना रास्ता निकाल लेगी। और राष्ट्रभाषा न हो, राजभाषा हो, मगर हम सबकी भाषा है। ये मेरे लिए तो मेरी मातृभाषा से भी ज्यादा अच्छी, मतलब अपनी लगती है। तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप YouTube चैनल्स देखती हैं, और धन्यवाद कि आप करंट अनप्लग देखती हैं, करंट अनप्लग बाय राजीव। पर आपको लग रहा है कि YouTube माध्यम आ जाने से जो है हिंदी फिर से प्रस्फुटित प्रफुल्लित हो चुकी है, क्योंकि YouTube में बहुत सारे अलग अलग जो है आपको प्लेटफॉर्म चैनल्स दिख रहे हैं जहाँ हिंदी भाषा में काफ़ी अच्छे अच्छे कार्यक्रम आ रहे हैं। तो क्या YouTube एक फिर से हिंदी भाषा को फैलाने का बड़ा माध्यम बन रहा है, ऐसा आपको भी प्रतीत हो रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और आप लोग जिस तरीके से, मतलब सिर्फ आप ही नहीं, काफी लोग हैं इसमें
सहभागिता कर रहे हैं। और क्योंकि आप लोगों का उद्देश्य बहुत सीधा, सरल और स्पष्ट है। ये है कि हम जो कहना चाहते हैं वो जन जन तक पहुंचे। अब जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना संदेश आप किस भाषा में बोलोगे? अगर आप अंग्रेजी में बोलोगे तो लोगों को, कितने लोगों को समझ में आएगा? अगर आप मराठी में बोलोगे तो सिर्फ मराठी जानने वालों को आएगा। मगर अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो जो मराठी जानता है, जो अंग्रेजी जानता है, जो भारतवर्ष का रहने वाला है, चाहे किसी भी राज्य का हो, उसको ये बात समझ में आएगी। तो आप लोग का काम है संदेश फैलाना, और वो सटीक काम कर रहे हैं आप। और उसी चीज का ये है कि हिंदी का अच्छे से अच्छे उसका मतलब प्रचार प्रसार जिसको बोल सकते हैं, हो रहा। मुझे एक बात बताइए, तो फिर हिंदी में अब जो है वो प्रेमचंद और अज्ञे और रामधारी सिंह दिनकर, इस टाइप के जो महान कवि, महान साहित्यकार, महान लेखक हुआ करते थे, अब क्यों नहीं पैदा हो रहे? हिंदी जो है, अगर हिंदी की हम बात करते हैं तो ले दे के वही हिंदी मूवीज और जो हल्के फुल्के कॉमेडी जो हिंदी में होती है, उसके जो स्क्रिप्ट राइटर्स रहते हैं, उन लोगों की नाम आते। हिंदी में अच्छा साहित्य क्या अब भी गढ़ा जा रहा है? क्या मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है? मैं खुद ही अंदाज लगा रहा हूँ कि हिंदी में अच्छा साहित्य, अच्छी कविताएं, कविताओं की रचना बंद हो गई है, या आप भी ऐसा महसूस करती है? क्योंकि मैं हिंदी बहुत ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, भले ही मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, मैं मतलब मेनली मेरा स्टडीज जो है वो इंग्लिश बुक्स ही पढ़ता हूँ, वो भी फॉरेन ऑथर, तो मुझे हिंदी का उतना अंदाजा नहीं है। पर जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो भाई सुमित्रा नंदन पंत से लेके तो रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, प्रेमचंद, एक से एक मतलब कवि और साहित्यकार हमने सुने थे, पढ़े थे, लिखे थे। परंतु विगत 10-15 वर्षों में मुझे कुछ ऐसा कोई बड़ा नाम उभरता हुआ नजर नहीं आया है। तो क्या कारण है इसके? देखिए, इसके पीछे की पृष्ठभूमि अगर मैं बोलने जाऊं, अच्छे साहित्यकार या अच्छे कवि या लेखक कमी नहीं है अभी भी, शायद उस समय जैसे नहीं। उसके कई कारण थे। पहला कारण, उस समय जो कविताएं बनती थी वो तुकांत बनती थी। अब कविताएं हो गई है अतुकांत, रिदमिक। हाँ, अभी रिदमिक नहीं बनती है, गद्य कविताएं बनती है। रिदम में कविता लिखना बहुत कठिन है। उसके लिए आपकी भाषा की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आपको भाषा का ज्ञान, आपकी भाषा समृद्ध होगी तभी आप लिख पाएंगे। एनीवे, वो अलग बात है। मगर दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है, वो है आज के दिन लोगों के पास वक्त नहीं है पढ़ने का। पढ़ने की जो पढ़ने का अभ्यास जिसको बोलते हैं, रीडिंग हैबिट, वो चीज पूरी तरह से, आप कह रहे हैं आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, लोग अंग्रेजी भी नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। अभी हमारे पास आजकल इतना कुछ आ गया है, मोबाइल, टीवी, तो नहीं पढ़ते हैं। मैंने कम से कम हजारों में से इक्का दुक्का इंसान देखा हो जिससे किसी पुस्तक के बारे में बात करो तो वो उसका प्रत्युत्तर दे सकता है। नहीं। दूसरी बात ये है, हिंदी का मार्केट, हिंदी की पुस्तकों का मार्केटिंग करना। मैं अपना खुद का एक उदाहरण देती हूँ। मेरी एक कविता की पुस्तक छपी, पैसे देके छपवाए, फ्री में तो कोई नहीं छापेगा, पैसे देके छपवाए। अच्छा, उसमें मार्केटिंग भी था कि मार्केटिंग वही लोग करेंगे। उन्होंने पूरी पुस्तक मुझे डिस्पैच कर दी। बोली मार्केटिंग हमारे बस की बात नहीं, हिंदी पुस्तकें बिकती नहीं है मैडम, हम क्या करें? अब मुझे वो पुस्तकों को देख देख के अब मैं वो फेंकूं कि किसको दूं कि रखूं, क्या करूं, या खुद बाजार में निकल जाऊं कि भाई ले लो मेरी पुस्तक। तो मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि हिंदी के जो पढ़ने वाले थे वो लोग नहीं रहे।
वो लोग आजकल आजकल कुछ भी नहीं पढ़ा जाता है। आजकल न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं, ये आप बताइए मुझे। तो पुस्तक पढ़ने की तो बात दूसरी, वो भी कविता या साहित्य की पुस्तक या कहानी की पुस्तक। हाँ, किसी ने बोल दिया कि उसने बहुत अच्छा लिखा है, पते अरे भाई मुझे यूट्यूब में भेज देना, मैं पढ़ लूंगा, या मुझे व्हाट्सएप में भेज दो, मैं पढ़ लूँ। मतलब अलग से पुस्तक खरीदने की। मगर एक चीज मैं कहूँ आपको, यहाँ यहाँ कलकत्ता में हूँ, कलकत्ता में अभी भी ये रिवाज है। लोग पढ़ते हैं, बंगला साहित्य में अच्छी अच्छी पुस्तकें पब्लिश होती है, उनके ग्राहक भी हैं, लोग पढ़ते भी हैं, उनको बड़े उत्साह से पढ़ते हैं। मगर हिंदी के पूरे क्षेत्र में, आप नॉर्थ इंडिया पूरा ले लीजिए, पूरे क्षेत्र में आपको पढ़ने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। मिनिमम आपको एक शहर उठा लो, सपोज आप चंडीगढ़ उठा लो, उस उसमें आपको बहुत ज्यादा हुए तो 10 घर मिलेंगे जहां पर पढ़ा हिंदी या अपनी ही लैंग्वेज पंजाबी पढ़ी जाती। मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रही। तो ये सिचुएशन चेंज कैसे होगी? मतलब इसमें कितने अभिभावक जिम्मेदार हैं, कितने टीचर्स जिम्मेदार हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है, कि ऑफिस का एनवायरनमेंट जिम्मेदार है? मतलब जिम्मेदार कौन है और सिचुएशन चेंज कैसे होगी? समस्या का हल क्या है? देखिए, हम लोग समस्या बताते हैं, हल कोई नहीं बताता। ये अक्सर मतलब ये ठीक पॉलिटिकल वो है, राजनीतिक कारीगरी है कि हमारी ये समस्या है, अब बताइए हल बताइए। हल कोई नहीं बताता। ये आप वर्ल्ड का पूरा सिनेरियो देख लीजिए, पूरा वैश्वीकरण जो हो गया है पूरे विश्व में, ये रीडिंग हैबिट कम होना, ये सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं है, इसकी समस्या नहीं है। आपको विदेशों में भी वहां के जो आप लोग की उम्र के जो हैं ना, मैं तो एक जनरेशन आगे की हूँ, हमारे जनरेशन तक लोग पढ़ते थे। आपके जनरेशन में भी अधिकतर लोगों को पढ़ने की आदत नहीं है। अब जब माँ बाप नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? टीचर अगर उनको नहीं बोलेगा, क्योंकि वो बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा खुद की पढ़ाई का की जिम्मेदारी इतनी ज्यादा हो गई है कि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो उस अतिरिक्त समय का उपयोग टीवी देखेंगे, या फिर थोड़े बड़े होंगे तो मोबाइल देखेंगे। तो इस तरीके से पूरा जो ये जो हर चीज का मतलब देखने का नजरिया पूरी तरह से चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया है। ये इसके लिए कोई अकेला, आप बोलोगे माता पिता जिम्मेदार हैं, नहीं अकेले माता पिता। स्कूल जिम्मेदार है, नहीं अकेले स्कूल भी जिम्मेदार नहीं है। आपके सामने इतने सारे मनोरंजन के साधन हैं, ये है वो है, दुनिया भर के हैं, तो कोई क्यों घर में बैठ के सिर्फ पुस्तक पढ़े? ये हाँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब जिसमें आपका बहुत ज्यादा अपने आप को आप आत्मसात कर सको, ऐसी चीजें आपको अगर पढ़ाई जाए या आपको लिखा हुआ मिले, वैसा वैसी सामग्री, तो आप जरूर पढ़ोगे, वो अलग बात है। मगर बच्चों में अगर ये हैबिट, मैं देखती हूँ लोग महाभारत रामायण कितने घरों में पढ़ी जाती है, सिंपल सी बात है। सूरदास तुलसीदास का नाम कितने लोगों ने, माँ पिताजी ने, अब पेरेंट्स की बात जब कर रहे हो, माँ पिताजी ने अपने बच्चों को सूरदास या तुलसीदास पढ़ाया। एक दोहा भी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, न खुद पढ़ते हैं ना बाकी लोग कैसे पढ़ेंगे? आपकी जनरेशन में भी यही हाल। मेरी जनरेशन को छोड़ दीजिए, आपके मेरी जनरेशन में भी ज्यादा कोई नहीं पढ़ता था, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। आपकी जनरेशन में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। और महाभारत और रामायण की कहानियां अगर सुनाते भी हैं या पढ़ने के लिए देते हैं तो अंग्रेजी में देते हैं।
क्योंकि अंग्रेजी समृद्ध होनी चाहिए। क्यों? यही फिर वैश्वीकरण वाली बात। आप देखिए, आज किसी भी नौकरी के लिए, ये किसी भी काम के लिए आपको अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। तो लोग पहले सोचते हैं कि भाई रोजी रोजगार तो मिल जाए, फिर बहुत वक्त पड़ा है, बाद में पढ़ेंगे, बाद में हिंदी पढ़ेंगे। जैसे लोग मुझे कहते थे कि इनको कोई सब्जेक्ट नहीं मिला तो हिंदी हिंदी में डॉक्टरेट कर लिया इन्होंने। तो बात ये है कि जिसको कुछ नहीं मिलता, कहते ना, जिसको कुछ नहीं मिलता वो शिक्षक बनता है, और जो ढंग से मतलब शिक्षा भी नहीं दे सकता, वो हिंदी का शिक्षक बनता है। ये ये कहावत ही है। तो वही हाल हो गया। तो हिंदी की छोड़िए, पढ़ाई वाला तो मामला ही नहीं रहा, कहीं भी नहीं रहा। विदेशों में भी लोग परेशान हैं कि हम बच्चों को कैसे नियंत्रण में रखें कि कम से कम 2 घड़ी घर में बैठे। मतलब आपके बात का सार, जो दो चार सार मैं निकाल पाया, वो ये है कि पढ़ने का जो एक हैबिट है वो कम हो गया है। लोग आजकल कम पढ़ रहे हैं। हिंदी की पढ़ाई तो छोड़ दो, कोई भी तरीके की चीज़ें नहीं पढ़ी जा रही हैं। नहीं पढ़े जाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि मनोरंजन के लिए दूसरे साधन जो हैं वो आपके सामने आ बिल्कुल। गए हैं। दिन भर आप नेटफ्लिक्स देखो, अमेजॉन देखो, दुनिया भर के केबल टेलीविजन चैनल्स हैं, आप वो देखो। तो जब आप दिन भर चैनल्स देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, अमेजॉन देखेंगे, जियो हॉटस्टार देखेंगे, तो पढ़ेंगे कहाँ? तो पढ़ने का समय नहीं मिल रहा। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। ये सिर्फ हिंदी भाषा के साथ में नहीं है, बाकी सभी भाषाओं के साथ में है। दूसरा, आपने कहा कि यूट्यूब जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है हिंदी को फैलाने में, और यूट्यूब के कई चैनल्स जो हैं वो आज की डेट में बहुत अच्छे कार्यक्रम क्वालिटी वाइज बना रहे हैं, जिसके कारण लोग इन यूट्यूब के चैनल्स को, प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, हिंदी को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जो एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तीसरा, आपने कहा कि भाई बड़े अच्छे साहित्यकार आज की डेट में इसलिए नहीं बन पा रहे हैं। साहित्य तो लिखा जा रहा है पर वो क्वालिटी पुरानी जैसी इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारा साहित्य जो है वो कंटेम्प्ररी रहता है, जो अपने समकालीन समय के बारे में बताता है। तो जब समय ही खराब हो जाए तो फिर उसके बाद वैसे समय में जो है आप किस तरीके से अच्छा साहित्य गढ़ सकते हो? और जबकि डिमांड ही ना हो। आपने बड़ी ईमानदारी से आपने बताया कि आपने एक कविता की किताब छपवाई जिसके पैसे आपने खुद दिए। पब्लिशर ने कहा था मैं मार्केटिंग करूंगा, पर बाद में हाथ ऊपर कर दिए कि मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता हूं। तो हिंदी की ये दुर्दशा है कि राइटर्स को पैसे नहीं मिलते हैं, मार्केटिंग और पब्लिकेशन के लिए अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो, और अच्छा हिंदी साहित्य, काव्य हो चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, वो सामने उभर के नहीं आ पा रहा है। निवेदिता बैनर्जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जी, और कहूंगी मैं। एक मैडम आपसे मैं कविता सुनना चाहूंगा। आपने कविता की बात की, जरा एक कविता सुना दीजिए। आपने बोला कि मैंने किताब भी जो है वो लिखी है, मतलब छपवाई है पैसे देके। तो जो है एक आधी कविता आप सुनवाई दीजिए जरा। बहुत ईमानदारी से आपने बताया। आई मीन आई हैव एकदम लॉट ऑफ एकदम रेस्पेक्ट फॉर यू। छोटी सी कविता सुनाती हूँ। जी जी, ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जी। मेरी कविता का शीर्षक है कविता और तुम। पहल तो तुम्हें करनी होगी, पहल तो तुम्हें करनी होगी। इन पंक्तियों का अर्थ ढूंढना कठिन तो होगा। खरपतवारों के जंगल में ये पंक्तियां हरी धूप जैसी है। तुम्हारी रुद्ध संवेदनाओं को कुरेदना होगा। मेज के नीचे बाएं हाथ पर पड़े गर्म कागज, हवा के रुख से पहले बदलने वाला सत्ता का छिछोलापन, न्याय पर बहस करने वाले दो मुंहे सांपों की दलील, और धर्मांधता में मानवता की बेबसी को भुनाने वाले पिशाच। मालूम है, मालूम है तुम्हारी अनुभूतियां उन सब पर मर मिटी है। फिर भी
कोशिश तो की ही जा सकती है ना। शायद तुम्हारी ये पहल हरी दूब को उसकी पहचान दे दे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार कविता आपने सुनाई। उम्मीद करूंगा आपकी किताब का नाम क्या है? जरा मेरी दिखा दीजिए किताब दर्शकों का को। नाम है नहीं मुक्ति, चाहिए मुझे मुक्ति का मंत्र। नहीं चाहिए मुझे मुक्ति का मंत्र। हाँ, मगर मार्केट में नहीं मिलेगी अच्छा, सारी क्योंकि किताबें आपके मार्केट पास तक में है? पहुंची नहीं। जी जी जी, हाँ, समझ मेरे गया। पास है। नहीं, जो भी दर्शक खरीदना चाहें वो 9860317209 मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे बता सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। मैं निवेदिता जी को आपका पोस्टल एड्रेस भेज दूंगा, या आपको भेज देंगी, आप पैसे जो है इनको भेज दीजिएगा। कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। बहुत मजा आ गया आपसे बात की, धन्यवाद। बहुत बहुत बहुत। धन्यवाद।